नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। काफ़ी दिनों से ये अपना टॉपिक पेंडिंग में रह रहा था, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि इस पर आप वीडियो बनाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल और बैटरी से। किससे है भाई? सेल और बैटरी। सेल और बैटरी, ठीक है। सेल और बैटरी से हमारा आज ये टॉपिक रहेगा। अब देखो, इसके बारे में सारी अपन जानकारी लेंगे कि सेल जो है ये क्या है, बैटरी क्या है, सेल से क्या होता है, बैटरी से क्या होता है। अब ये भी देखेंगे कि सेल का प्लस और माइनस जो टर्मिनल है वो कैसे बनता है और कितने प्रकार के सेल होते हैं, ठीक है ना। इन सभी के बारे में अपन बहुत अच्छे से धीरे धीरे आराम से हम समझेंगे, है ना। तो सेल और बैटरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेल की, कि सेल जो है ये क्या है, ठीक है ना। सेल को हम सबसे पहले देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसके प्रतीक की बात करता हूं, मतलब इसका सिंबल की बात करता हूं कि इसका जो प्रतीक है वो क्या है, क्योंकि काफी बार आपसे यही पूछ लिया जाता है कि सेल निम्न में से सेल का प्रतीक कौन सा है। तो प्रतीक की मैं बात कर रहा हूं। तो प्रतीक जो होता है इसका कुछ इस तरीके से होता है, जैसे यहां पे मैंने एक लाइन खींची ये वाली, और एक लाइन मैंने छोटी खींची, एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी। इसका आपको ध्यान रखना है। अब होगा क्या कि यहां से मैंने इसको एक वायर से जोड़ दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है कि ये जो सेल का छोटा वाला ये लाइन, छोटी वाली जो लाइन होती है, छोटा वाला, ये होता है माइनस। कौन सा होता है भाई? माइनस। और जो बड़ा वाला होता है इसे कहा जाता है प्लस। इसे क्या कहा जाता है? प्लस। वैसे ये एनोड और कैथोड होता है, ये सब हम देखेंगे। यहां पे आप इतना समझिए कि ये एक सेल का सिंबल है। ध्यान रहे, ये लाइन जो है यहां पे एक बड़ी और एक छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी बड़ी है बहुत सारी छोटी है, नहीं, फिर वो सेल नहीं रहेगा। इसलिए ये चीज का ध्यान रखना आप कि एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी रहेगी, और कुछ इस तरीके से अगर सिंबल आ गया यानी कि प्रतीक आ गया तो वो रहेगा आपका सेल का। मैं बात कर रहा हूं यहां पे सेल की, ठीक है ना। अब सुनो, बैटरी क्या होती है, मैं बात करता हूं अब बैटरी की। बैटरी जो है ये क्या है? तो देखो, बैटरी का जो प्रतीक है, पहली बात तो बैटरी का प्रतीक क्या है ये चीज हम देखते हैं। देखो, यहां पे मैं बैटरी का प्रतीक बनाता हूं। मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर बात करूं कि बैटरी की डेफिनेशन क्या है, तो बैटरी उसे कहा जाता है, मैं अगर किताबी भाषा में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि अनेक सेलों का समूह या फिर दो या दो से अधिक सेलों का समूह से मिलकर हमेशा बैटरी बनती है, या दो से अधिक सेलों को एक जगह जोड़ दिया जाए तो फिर उससे हमें जो प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है बैटरी, ठीक है। अब देखो, इनका सेल का बैटरी का वोल्टेज मापन कैसे होता है, इनका जो विद्युत धारा है वो कैसे मापन होगा, ये सारी चीज हम एक एक करके आराम से देखेंगे। आप आराम से बस पढ़ते जाइए, समझते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। देखो, दूसरी बात ये है कि बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं कि आप है ना थ्योरी पे ही वीडियो बनाएं और वीडियो न बनाएं, है ना। तो वो टेंशन मत लो आप। मैं थ्योरी का वीडियो ऑलरेडी लगभग करीब 50 वीडियो अपलोड हैं मेरे चैनल पे, और भी जो बचे कुछ वीडियो हैं वो सारे मैं अपलोड कर दूंगा। देखो, लगभग अपनी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई, यानी कि अपने पास माइक की प्रॉब्लम थी तो वो सोल्व हो गई। अब हमारे पास जो मेजर प्रॉब्लम है वो है बोर्ड वाला, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं कि वाइट बोर्ड का आप अगर यूज करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं भी मानता हूँ अच्छा रहेगा, लेकिन देखो, थोड़ा सा मैं इस टाइम है ना फंसा हुआ क्या, बाजार वगैरह ज़्यादा खुल नहीं रहे, और ऐसी जगह पे मेरा जॉब है जहाँ पे है ना ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो मेरे को बहुत दूर जाना होगा, वहाँ से बोर्ड लेकर आना, ये बहुत बड़ा एक दिक्कत हो जाता है। मैं बात कर रहा था बैटरी की। तो बैटरी क्या है? सेलों का समूह है। बैटरी एक सेलों का समूह होता है, और इसका प्रतीक जो होता है देखो कुछ इस तरीके से होता है कि अनेक सारे सेल जोड़ना है। तो मान लीजिए एक सेल मैंने ये जोड़ दिया, दूसरा सेल में ये जोड़ दिया, तीसरा सेल में ये जोड़ दिया, ठीक है ना, और चौथा सेल मैंने ये जोड़ दिया। ये मैं सेल जोड़ दिया बहुत सारे, यानी कि मैंने कुल यहां पे 4 सेल जोड़े हैं। एक सेल, 2 सेल, 3 सेल और 4 सेल। तो 4 सेलों को मैंने जोड़ दिया। इसका मतलब ये क्या बन गई? ये एक बैटरी बन गई। ये क्या बन गई? बैटरी बन गई। तो इस चीज का ध्यान रहे कि अनेक सारे
सेल होते हैं, अनेक सारे नहीं, मैं ये भी कह सकता हूं कि 2 सेल होंगे तो भी वो बैटरी है, मतलब एक नहीं होना चाहिए, तो 2 या 2 से अधिक रहेंगे तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी। तो ये चीज अपन ने देख ली कि ये तो आपका क्या हो गया, बैटरी वाला सिंबल हो गया, और ये वाला आपका किसका सिंबल हो गया, सेल वाला सिंबल हो गया। ठीक है, अब करते हैं बात कि सेल और जो बैटरी है ये भाई करती क्या है, इसका काम क्या है। अच्छा, आपने देखे होंगे कि जो बच्चों के खिलौने होते हैं ना, खिलौने जैसे मेले वगैरह में आपको खिलौने मिल जाते हैं, तो बच्चों के जो खिलौने होते हैं, रिमोट वाली कार हो गई है ना, मतलब जो सेल से चलती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल की बात नहीं कर रहा जिसमें चाबी से घुमाया आपने, है ना, वो वाली बात नहीं कर रहा कि आपने मैकेनिकल दिया और मैकेनिकल में बदल दिया, नहीं, वो बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ सेल वाली खिलौने की बात। सेल वाला जो खिलौना होता है, या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि जो दीवार घड़ी होती है उसमें क्या लगा हुआ होता है, सेल। अब सेल क्या करता है, सेल भाई साहब इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, मतलब विद्युत ऊर्जा देगा। सेल के अंदर क्या रहता है, रासायनिक ऊर्जा रहती है, केमिकल एनर्जी सेल के अंदर पहले से मौजूद रहती है। अब सेल के अंदर पहले से केमिकल एनर्जी मौजूद है, तो सेल क्या करेगा, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा बाहर वो निकालेगा। विद्युत ऊर्जा जब बाहर निकालेगा तो मान लीजिए घड़ी है या फिर खिलौना है कोई भी, तो उसमें क्या मोटर लगी हुई रहेगी, तो मोटर को किसकी जरूरत है, विद्युत की जरूरत है, तो विद्युत उस मोटर को मिलेगी। फिर क्या करेगी, मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को लेकर, हमने मोटर में पढ़ा था कि मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को लेकर मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में उसको बदल देती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो काम कौन करेगी, मोटर करेगी। तो वहां पे हम बात कर रहे हैं सेल की, कि सेल का काम बस इतना सा है कि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बदल देता है। तो इन दोनों का काम जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये लिख लेना है कि ये जो है, ये रासायनिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को भाई, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में भाई, विद्युत ऊर्जा में ये क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। पहला काम सेल का ये हो गया। ठीक है, ये चीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जो सेल है और बैटरी है, इनका प्रतिरोध, कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता होगा, है ना, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा देखेंगे। आप केवल इतना सा देखिए कि रासायनिक ऊर्जा को ये कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, ये विद्युत ऊर्जा में इसको बदल दे रहा है। कौन बदल दे रहा है, सेल भी और बैटरी भी। बैटरी क्या है, सेलों का समूह है, सेलों का क्या होता है, समूह है। इसके आगे हम बात करते हैं कि भाई साहब जो सेल और बैटरी है, सेल और बैटरी है, इनका संयोजन जो होता है वो किस किस तरीके से होता है। देखो, इनका संयोजन भी होता है, तो संयोजन किस किस तरीके से होता है उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। देखो, इसका मुख्यतः जैसे संयोजन होता है सेल और बैटरी का, वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। देखो, जहां भी आपके पास बैटरी से संबंधित, सेल से संबंधित कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेल हो या बैटरी हो, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राइमरी सेल कहा जाता है और एक सेकेंडरी सेल कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार मैं बात कर रहा हूं कि इसका संयोजन जो किया जाता है वो भी मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्रेणी संयोजन। कौन सा संयोजन, श्रेणी संयोजन। अब श्रेणी संयोजन भाई क्या है, देखो, आपने शायद नहीं देखा होगा लेकिन मैंने देखा है, जो एआरटी ट्रेन होती है, एआरटी बोले तो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होती है, वो हमेशा स्टेशन पे खड़ी रहती है। जब कभी मान लीजिए ट्रेन गिर गई, पटरी से उतर गई, या फिर कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो तुरंत उसके लिए तुरंत चली जाती है। तो उसमें क्या है, बैटरियों को हमेशा चार्ज रखना होता है, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए बैटरियों को हमेशा चार्ज रखना होता है। तो क्या है, मैं भी चार्जिंग वगैरह करने जाता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। उसमें क्या होता है ना, 2 बॉक्स बने होते हैं, एक बॉक्स ये बना हुआ है और एक बॉक्स ये बना हुआ है। इस बॉक्स में कुल 9 बैटरी होती है, सेल नहीं होता, बैटरी होती है, ध्यान रखना। इसमें कुल 9 बैटरी होती है और इसमें कुल 9 बैटरी होती है। अब ये जो 9 बैटरी है और ये जो 9 बैटरी है, यहां पे क्या है ना, ये 9 जो बैटरियां हैं और ये बैटरियां हैं, इनको श्रेणी संयोजन में जोड़ा जाता है। श्रेणी संयोजन से फायदा क्या होता है, क्योंकि श्रेणी संयोजन में आपको वोल्ट है ना, वोल्ट, जो वोल्ट है, ये आपको
बढ़ के मिलेगा, मतलब वोल्ट बढ़ जाता है, करंट इसका स्थिर रहेगा, यानी कि करंट का मान बदलेगा नहीं। आप अगर सीरीज में जोड़ोगे तो करंट का मान नहीं बदलेगा, आप सीरीज में कितनी भी बैटरियां जोड़ दो लेकिन करंट का मान परिवर्तित नहीं होने वाला। आपका परिवर्तित जो होने वाला है वो होने वाला है वोल्टेज का मान। तो सीधी सी बात अगर मैं ये कहूं कि भाई साहब श्रेणी संयोजन में क्या होता है, तो श्रेणी संयोजन में पहला काम ये होता है कि वोल्टेज चेंज होता है। वोल्टेज क्या होता है, बदल जाता है, वोल्टेज बदल जाता है, वोल्टेज बदल जाता है। और भाई साहब और क्या होता है, तो करंट जो है यानी कि इसकी जो करंट है, ठीक है, जो कि एम्पियर में दर्शाई जाती है, तो यहाँ पे जो आई का मान रहेगा वो स्थिर रहेगा, करंट का मान स्थिर रहेगा, बदलेगा नहीं, अपरिवर्तित, अपन कह सकते हैं अपरिवर्तित रहेगा, है ना, अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो करंट का मान यहाँ पे क्या है, बदल नहीं रहा, वोल्टेज का मान बदल रहा है। अब किस तरीके से इसका वोल्टेज नियमन करेंगे, वोल्टेज को अपन कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा अपन देखते हैं। तो देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई या फिर मैंने सेल लगाया, सेल का भी आप वही सिस्टम रहेगा, सेल और बैटरी दोनों का सेम कनेक्शन है। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, एक सेल लगाया, ठीक है, एक सेल मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, ये सेल मैंने जोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक सेल और जोड़ दिया, इस जगह पे मैंने एक सेल और जोड़ दिया। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो बड़ा वाला होता है ये प्लस होता है, ये क्या होता है प्लस, और ये क्या होता है माइनस, है ना। यहाँ पे मैंने एक सेल फिर से लगा दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। यहाँ पे फिर मैंने एक सेल और लगा दिया, एक सेल मैंने और लगा दिया, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर वाला मिटा देता हूँ, एक सेल मैंने ये और लगा दिया। अब मैंने क्या किया कि ये जो मैंने सेल लगाए, मान लीजिए ये है 2 वोल्ट का है यहाँ पे, और ये भी 2 वोल्ट है, और ये भी क्या है मेरा 2 वोल्ट है, ये भी मेरा 2 वोल्ट है। तो जब भी आपको मान लीजिए इसका कुल वोल्टेज निकालना हो, देखो वैसे इसका रेजिस्टेंस रहेगा, एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे ट्रेन के अंदर वो बैटरियां होती है, वो 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है, कितने वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की। अब वहाँ पे 9 कुल अपने पास क्या है, बैटरियां हैं, तो 9 बैटरी है, तो 9 बैटरी का एक्चुअली क्या होता है कि वोल्टेज वहाँ पे सीरीज में है, तो वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज कितने के बराबर बनेगा, जितना वहां पे बैटरियां हैं और जितने का वोल्टेज है उससे आप सीधा उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सभी का योग के बराबर वोल्टेज हो जाएगा। तो यहां पे अगर योग करें कि इसका कुल वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज बराबर इसका हो जाएगा 2 + 2 + 2, यानी कि वोल्टेज कितना हो जाएगा 6। लेकिन जब भी आप वोल्ट मीटर से इसको मापते हो तो आपको 6 वोल्टेज वहां पे प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इसका कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ आंतरिक प्रतिरोध है ना, तो कुछ न कुछ इनका प्रतिरोध है, इस वजह से आपको 6 वोल्टेज नहीं दिखाएगा। तो जब भी हम जाते हैं फुल चार्जिंग के लिए चेक करने के लिए वोल्ट मीटर लेके कि ये जो ART ट्रेन है इसमें वोल्टेज आपको मापना है कि ये चार्जिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो 12 को अगर 9 से गुणा करें, भाई 12 को गुणा करें अपन तो कितना हो जाता है, 108 वोल्टेज हो जाता है ना, 108 वोल्टेज हो जाता है। लेकिन वहां पे हम देखते हैं कि 108 वोल्टेज नहीं बताता है, हमको लगभग 105 या फिर जैसे कि 106 बता दिया, 106 बता दिया, हाँ 100 तक भी जा सकता है। तो ये प्रॉपरली 108 वोल्टेज नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता, क्योंकि वहां पे कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, इस वजह से टोटल बैटरियों का वोल्टेज अगर योग कर दें तो भी कुल के बराबर नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो इस चीज का ध्यान रहे, श्रेणी संयोजन में आपको कुछ नहीं करना, आपको ये नहीं देखना आंतरिक प्रतिरोध उसका क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है, आपको तो बस कुल का योग कर देना है। जितनी भी बैटरियां हैं, जिनका जितना भी वोल्टेज दे रखा है, ठीक है, वो सब आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी कि इसका वोल्टेज हो जाएगा, कितना वोल्टेज हो जाएगा, 6 वोल्टेज। अब बात करें कि बताइए इसकी धारा जो है एम्पियर का मान क्या होगा, धारा जो है यानी कि इसकी जो विद्युत धारा है जो कि एम्पियर में मापी जाती है, तो उसका मान क्या होगा। मान लीजिए ये है जैसे कि 5 एम्पियर की है, 5 एम्पियर ज़्यादा हो जाएगा, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपन मान रहे हैं, है ना। मान लीजिए 1.5 एम्पियर है, 1.5 एम्पियर, ये भी 1.5 एम्पियर, और ये सेल जो है ये भी आपका 1.5 एम्पियर।
तो पूछेगा कि एम्पियर का मान यहां पे क्या होगा, यानी कि धारा का मान क्या होगा। तो धारा कभी भी सीरीज के अंदर चेंज नहीं होगी, ये सीरीज में चल रहा है तो सीरीज के अंदर धारा कभी चेंज नहीं होगी, यानी कि धारा एक जिस सेल की रहेगी वही धारा सभी की रहेगी। कहने का तात्पर्य इसका 1.5, इसका 1.5, इसका 1.5, तो ऐसा नहीं करना कि जोड़ के अपने को 4.5 कर देना, नहीं, यहां पे धारा का मान जो रहेगा वो रहेगा 1.5 एम्पियर, ये आपकी क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना सीरीज का संयोजन। इसमें क्या है ना, सीरीज में रेजिस्टेंस, वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो रेजिस्टेंस इसका बढ़ता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या है ना, रेजिस्टेंस लगाया नहीं जाता इसलिए उसको मापा नहीं जाता। नहीं, एक्चुअल में रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट का मान थोड़ा लो हो जाता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वास्तविकता में करंट का मान थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में और सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट का मान क्या होता है, घटता है। एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखना कि जो धारा है ना, धारा ये रेजिस्टेंस के सीधे व्यतकर्मानुपाती होती है, रेजिस्टेंस के क्या होती है, ये सीधे व्यतकर्मानुपाती होती है, क्योंकि आई बराबर अपन जैसे कि देखते हैं कि आई बराबर क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि आई बराबर वी अपॉन में क्या होता है, आर होता है, वी अपॉन में क्या होता है, तो आर। तो यहाँ पे अगर आर बढ़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे वी का मैं एक स्थिरांक रख देता हूँ, एक फिक्स मान रख देता हूँ कि वी का मान 1 है, वी का मान क्या है 1, और मान लीजिए रेजिस्टेंस का मान है जैसे कि 1 है, रेजिस्टेंस का मान 1 है, तो धारा का मान जो आया वो कितना आया 1। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाकर यहाँ पे 2 कर दूं, रेजिस्टेंस मैंने कितना कर दिया 2, तो धारा का मान जो आएगा वो 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.5, यानी कि धारा का मान क्या हो गया, घट गया। जितने गुणज में रेजिस्टेंस बढ़ता है उतने ही गुणज में धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो धारा के व्यतकर्मानुपाती कौन होता है, रेजिस्टेंस होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर रहे थे श्रेणी संयोजन। तो श्रेणी संयोजन में आपको करना क्या है, कुल आपको वोल्टेज निकालने के लिए सभी का क्या कर देना है, योग, सभी का क्या कर देना है, योग। तो आपको श्रेणी संयोजन में आप थोड़ा लिख सकते हैं कि जब भी श्रेणी संयोजन में वोल्टेज का मान यदि चाहिए, वोल्टेज मान निकालना हो तो सभी सेलों के वोल्टेज का योग कर देते हैं, यानी कि उनका जो योग होगा वही क्या होगा, कुल वोल्टेज होगा। इतनी बार बोला, भूलना नहीं चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए पूरा, इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया आपका श्रेणी संयोजन। एक संयोजन होता है समांतर संयोजन। कौन सा संयोजन भाई, समांतर संयोजन। अब देखो समांतर संयोजन क्या होता है, तो समांतर संयोजन जो होता है, समांतर संयोजन, पैरेलल जिसको कहा जाता है, पैरेलल, श्रेणी को क्या कहा जाता है, सीरीज कहा जाता है, और समांतर को पैरेलल कहा जाता है। तो पैरेलल संयोजन में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगाई, मैंने यहाँ पे क्या लगाई, एक बैटरी लगा दी, ठीक है, ये बैटरी हो गई, एक बैटरी मैंने यहाँ रख दी, एक बैटरी मान लीजिए मैंने यहाँ रख दी, बैटरी नहीं सॉरी सेल, क्योंकि ये बैटरी नहीं हुई अभी, ये सेल हुआ है ना, तो ये अपन ने एक सेल और रख दिया। अब ये जो सेल हैं इनको मैं क्या करता हूँ ना, इनको वोल्टेज प्रदान करता हूँ। मान लीजिए इनका वोल्टेज जो है, इसका वोल्टेज ये निकाल रहा है, मान लीजिए 6 वोल्ट निकाल रहा है, कितना वोल्ट निकाल रहा है 6, और ये वाला सेल भी मान लीजिए 6 वोल्ट निकाल रहा है, ठीक है, और ये वाला सेल है ये भी आपका 6 वोल्ट निकाल रहा है, कितना वोल्ट निकाल रहा है 6 वोल्ट। लेकिन इसकी जो धारा है ना, धारा वो मान लीजिए 3 एम्पियर धारा है, कितनी एम्पियर धारा है 3 एम्पियर, इसकी धारा भी 3 एम्पियर है और इसकी धारा भी कितनी एम्पियर है 3 एम्पियर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी का वोल्टेज और धारा समान है, लेकिन अभी ये सब अलग अलग है, अभी हमने इसको जोड़ा नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इनका पैरेलल कनेक्शन बनाते हैं। तो हमने ये क्या कर दिया, इसका समांतर एक कनेक्शन बना दिया, हमने क्या कर दिया, समांतर कनेक्शन बना दिया। कुछ इस तरीके से हमने समांतर क्रम में इसको जोड़ दिया, और यहाँ पे अपन इसको एक लोड से जोड़ देते हैं। भाई लोड तो चाहिए ना, लोड चाहिएगा, लोड क्यों चाहिएगा, लोड इसलिए तभी तो जोड़ रहे हैं। लोड किसी को मतलब जैसे किसी को भी आपको लोड देना है, एक बैटरी लोड नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लोड जोड़ा, मान लीजिए कोई बल्ब है, क्या है ये, एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, मैंने ये बल्ब से इसको जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, मैंने सभी सेलों का समांतर संयोजन बना के बल्ब को जोड़ दिया।
अब बल्ब को क्या है, एक्चुअली इस बल्ब को वोल्टेज तो 6 वोल्टेज ही चाहिए, लेकिन इसको धारा है ना, धारा जो करंट का मान है वो ज्यादा चाहिए। ज्यादा कितना चाहिए, बोला साहब इसको 9 चाहिए, 9 एम्पियर इसको धारा चाहिए। तो हमने क्या किया कि भाई श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं, हमारे पास सेल नहीं थे, हमारे पास सेल इतना एम्पियर वाला 9 एम्पियर वाला कोई भी सेल नहीं था, हमारे पास 3-3 एम्पियर वाले सेल थे। तो हमने क्या किया कि 3-3 एम्पियर वाले ही सेल लिए और उनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा। समांतर क्रम में जोड़ने से होगा क्या कि धारा का मान बढ़ जाएगा। धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो धारा का मान ही तो मुझे बढ़ाना है। मान लीजिए इसको 9 एम्पियर धारा चाहिए, तो 9 एम्पियर धारा आपके 3 यहां पे क्या लगे हुए हैं, सेल लगे हुए हैं, 3 एम्पियर इसका, 3 एम्पियर इसका, 3 एम्पियर इसका। यहां पे ध्यान रहे समांतर क्रम में कभी भी वोल्ट चेंज नहीं होगा, इसमें केवल जो चेंज होगा वो होगा धारा चेंज होगी। एक तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है, एक इसकी धारा चेंज होती है ना। तो इस चीज का ध्यान रहे कि यहां पे धारा चेंज हो जाएगी। अगर बात करें कि धारा कितनी होगी, तो धारा इसकी हो जाएगी टोटल, यानी कि कुल कितना है, 3 + 3 + 3, तो टोटल धारा कितनी हो गई, 9 एम्पियर धारा हो गई। पूछा जाए कि वोल्ट क्या होगा इसका, ठीक है ना, जैसे कि वोल्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वोल्ट क्या होगा, तो वोल्ट जो इसका होगा वो एक सेल का जितना वोल्ट है उतना ही वोल्ट ये सभी सेल यहां पे निकालेंगे। तो यहां पे जो पहुंचने वाला वोल्टेज होगा वो 6 वोल्टेज ही होगा। कितना वोल्टेज होगा, 6। तो यहां पे वोल्ट का मान कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो श्रेणी और समांतर संयोजन आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, यहां पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धारा जो है, धारा ये जो यहां पे डिवाइस लगाया अपन ने, इसमें जो पावर आ रहा है, जो करंट आ रहा है, यहां सेल से करंट जो बह रहा है वो कैसे बह रहा है। देखो पहले मैंने वीडियो में बताया था कि हमेशा करंट उच्चतम से निम्नतम की ओर बहता है। दूसरी बात, पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की ओर बहता है, यानी कि ये जो धारा बहने वाली है वो इधर से बहने वाली है, इधर से धारा जाएगी इधर से, है ना। और धारा कब बहेगी, जब यहाँ पे कोई लोड, कोई युक्ति, यानी कि एक बंद परिपथ बनना चाहिए। अगर बंद परिपथ नहीं बना तो धारा नहीं बहेगी। तो यहाँ पे बंद परिपथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा को इसको चालू कर दिया, तो इसका मतलब ये एक क्लोज सर्किट बन गया, बंद परिपथ बन गया। और बंद परिपथ बन गया तो इसमें धारा बहेगी। तो धारा हमेशा कहाँ से बहेगी, प्लस वाले से। प्लस वाला कहाँ से मालूम किया, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला क्या होता है, प्लस, और छोटा वाला क्या होता है, माइनस। तो दोस्तों और भी हम इसके बारे में काफ़ी सारी बातें करेंगे, बहुत सारी, कि कितने प्रकार के सेल हैं, कौन कौन से सेल है, डेलियन, लेक्लांची, जितने भी सेल हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। इनका एनोड कैसे बनता है, कैथोड कैसे बनता है, कौन सा सेल कितने वोल्ट का होता है, कौन सा सेल क्या है, सारी चीज़ें हम जानकारी करेंगे। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को अपन यहीं पे विराम देते हैं, बाकी जो हम बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।